जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका फिर से स्वागत है। तो आरटीआई के इस सीरीज के अंदर आज हम बात करेंगे सेक्शन 12, 13, 14, 15, 16, 17 की। तो 12, 13, 14 क्या है? ये चैप्टर थर्ड है और चैप्टर थर्ड के अंदर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कैसे बनेगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, उसका सेटअप कैसे होगा, कंडीशन ऑफ सर्विसेज कैसे रहेंगी और किन केसेस के अंदर जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं या इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनको रिमूव किया जा सकता है, उसके बारे में बताया जाएगा। और इसी के पैरेलल स्टेट के अंदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कैसे इस्टेब्लिश होगा, उसके अंदर किस तरह से टर्म्स और कंडीशंस होंगी, रिमूवल किस तरीके से एसआईसी का हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है उसके पैरेलली हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हमें बात करनी है यानी 12 से 17 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक बारी। तो सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसको शॉर्ट में सीआईसी में लिखूंगा और जहां जहां पे ये सीआईसी लिखा होगा इसका मतलब आप समझिए कि ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात हो रही है। ठीक है, और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को मैंने सीएफआईसी से रिप्रेजेंट किया है। और दूसरी जगह पे जहां पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये दोनों में डिफरेंस है। जितने भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, उनमें से एक को जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। तो बेसिकली ये जो टर्मिनोलॉजी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे भी बहुत लंबे लंबे टर्म्स यूज किए गए हैं उसको शॉर्ट में लिखने में आसानी रहेगी। तो इसलिए ये जो यहाँ पे एब्रिविएशंस है ये आप देख लीजिएगा, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैंने किसकी जगह पे किसको यूज किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस सेक्शन की। तो सेक्शन 12 कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट constitute a body to be known as Central Information Commission। तो जैसे कि अभी तो क्योंकि एग्जिस्टेंस में आए हुए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को बहुत टाइम हो गया, तो सबको पता है कि एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया है। ये कमीशन क्या है? पूरा एक तरीके से पूरा सेटअप है। और ये सेटअप कैसे आया? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन इसको लाया है एग्जिस्टेंस के अंदर। यानी इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ वो जब नोटिफिकेशन आया, और वो नोटिफिकेशन कौन लेके आया? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हम वर्ड यूज करते हैं, एक ये जेनरिक वर्ड है यानी एक जनरल वर्ड यूज करते हैं, लेकिन इसको करता कौन है? जो भी नोडल एजेंसी होती है। जैसे आज के टाइम में जो आरटीआई से रिलेटेड जो भी काम होता है, सीआईसी को अपॉइंट करना है या आईसी को अपॉइंट करना है, तो ये सब का काम जो है डीओपीटी के पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इसका मीनिंग डीओपीटी है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि ये काम कौन करता है, ठीक है, तो वहां पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिखना है, डीओपीटी नहीं लिखना है, क्योंकि जो एक्ट के अंदर जो वर्ड जैसे इस्तेमाल किया जाता है आपको ऑप्शन के अंदर उसी को ही सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, कभी भी इंटरप्रिटेशन नहीं लगाना होता है। ये तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको बताया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके अंदर आगे क्या कह रहा है वो। तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपना नोटिफिकेशन लेके आएगा और नोटिफिकेशन बताएगा कि इस तरीके से सीआईसी जो है एग्जिस्टेंस में आएगा, तब ये सीआईसी एग्जिस्टेंस में आ गया। ठीक है, क्योंकि ये काम हो चुका है ऑलरेडी, तो हम इसको पास के तौर पे बात करते हैं कि ये जो है सीआईसी इस तरीके से एग्जिस्टेंस में आ गया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। To exercise powers conferred on and to perform the function assigned to it under the act। तो इस एक्ट के अंदर उसको जो भी पावर्स दी गई, उसको जो भी फंक्शन दिया गया परफॉर्म करने के लिए, जो असाइन किया गया, तो इस एक्ट के अंदर जो भी फंक्शन उसे परफॉर्म करना या जो पावर दी गई है उसको एक्सरसाइज करने के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का सेटअप किया गया, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट में पब्लिश किया कि इस तारीख से ये एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो ये आपका सबसेक्शन 1 है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी शेल कंसिस्ट ऑफ। तो ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, जिसको शॉर्ट में मैं सीआईसी ही बोल दूंगा, तो इसके अंदर कौन कौन लोगों से ये बना होगा इसके बारे में आप बता रहे हैं। तो उसके अंदर एक तो आपके होंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, और बाकी क्या होंगे? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये छोटे हैं इनसे पद के अंदर, पोस्ट के अंदर। तो और ये कितने हो सकते हैं? टोटल नॉट एक्सीडिंग 10 एज मे बी डीम नेसेसरी। तो 10 तक मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे कम ही होंगे, 10 तक हो सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और एक आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गए। तो इस तरीके से यानी ये सेटअप है, इसके अंदर ये नंबर्स इनके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का होगा। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर 10 तक हो सकता है, यानी उनके काउंटिंग जो है नंबर जो है वो 10 नंबर तक हो सकते हैं, 10 से ज्यादा अपॉइंट नहीं किया जा सकता। द
चीफ इंफॉर्मेशन कमीशनर एंड आईसीज शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो इनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे इनको ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ। तो ये कमेटी किस किस से बनी होगी? एक तो होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी, ये कमेटी के चेयरपर्सन होंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन एक मेंबर होगा, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर जो है नॉमिनेट करेंगे। तो ये 3 लोगों की कमेटी होगी जो अपॉइंटमेंट करेंगे सीआईसी और आईसी का। तो यहाँ पे जो जब ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन दे देगी कि ऐसे ऐसे ये हमने इस पर्सन को रिकमेंड किया है, उसके बाद प्रेसिडेंट जो है उसको अपॉइंट कर देंगे अपने ऑर्डर से। तो ये इसका प्रोसीजर है इनको अपॉइंट करने का, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। इसमें एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन ना हो, तो कभी जैसे रिसेंट पास्ट में क्या हुआ था कि लीडर ऑफ अपोजिशन किसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, तो उस केस में जो लार्जेस्ट पार्टी यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का लीडर होगा उसको लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाएगा। ये यहाँ पे बताया, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन की क्या भूमिका है यहाँ पे? लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका ये है कि वो रिकमेंडिंग कमेटी का मेंबर है। तो रिकमेंडिंग कमेटी का मेंबर होने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो उस केस में किसको लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाएगा, उसके बारे में ये एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो एक्सप्लेनेशन ने बताया कि अगर किसी केस के अंदर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए कुछ सर्टेन नंबर ऑफ जो है सीट होनी चाहिए उस पार्टी के पास। तो अगर इस ऐसा सिनेरियो नहीं आता है और कोई पार्टी जो उसके साथ बहुत ज़्यादा मेजोरिटी नहीं है जिससे वो नंबर क्रॉस हो रहा है, तो उस केस में जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो चाहे मान लो किसी को कम भी मिला और वो लार्जेस्ट उसके पास सीटें हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो उसके लीडर को ही लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाएगा। ठीक है, तो ये फिर यानी अगर वो लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाएगा तो यानी वो रिकमेंडिंग कमेटी का मेंबर भी बन जाएगा और वो सीआईसी और आईसी को सेलेक्ट करने के लिए उसमें हेल्प करेगा। तो ये इसलिए ये एक्सप्लेन कर रखा है। तो सब सेक्शन 4th देख लेते हैं। 4th क्या कहता है? द जनरल सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का जो जनरल सुपरिटेंडेंस है, सुपरिटेंडेंस मतलब कि किस तरीके से वो निगरानी रख रहे हैं कि काम सही तरीके से हो, जो डायरेक्शन देने का काम है या मैनेज करना है वहाँ के अफेयर्स को, वहाँ के काम को, ऑफिस को, वो किसके अंदर वेस्ट करेगा? वो सारी पावर जो है, ये सारी चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की होगी। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और हु शैल बी असिस्टेड बाय इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को मैंने शॉर्ट में आईसीज लिखा है। तो जो आपके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है वो असिस्ट करेंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को ये सारी भूमिकाओं को करने के लिए, ये सारे रोल को बखूबी निभाने के लिए। Chief Information Commissioner may exercise all such powers and do all such acts and things which may be exercised or done by the Central Information Commission autonomously without being subjected to direction by any other authority under this act। तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो एक तो ऑटोनोमसली काम करेगा, वो बिल्कुल किसी के मतलब किसी का उसके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, ना ही किसी का उसके अंदर इंटरफेरेंस रहेगा। ठीक है, और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का काम होगा कि सीआईसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की जो जो चीज़ें हैं, जो जो पावर्स हैं, जो जो डायरेक्शंस हैं या जो जो मैनेजमेंट है, जो अफेयर्स हैं, वो सारे क्या है उनको देखना उनका काम है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का काम है। तो उनको एक्सरसाइज करनी है सारे पावर। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन में एक्सरसाइज ऑल द पावर्स। तो जितने भी पावर्स हैं जो सीआईसी को ऑटोनोमसली करना है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को जो जो काम अपने ऑटोनोमसली करने हैं, वो सब काम को करवाने के लिए चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के पास पावर होगी, वो ये काम करवाएंगे। और ये विदाउट सब्जेक्ट टू, ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ये बिना किसी डायरेक्शन के, किसी और के डायरेक्शन के, किसी और अथॉरिटी के इंटरफेरेंस के काम करेगा ऑटोनोमसली। तो ये ऑटोनोमस वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी कोई अथॉरिटी है इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर डिफाइन की गई, जिसको जैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिफाइन की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है, तो इस तरीके से ये जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनमें से किसी का भी इंटरफेरेंस जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी के कामों में नहीं रहेगा। जो 5th सबसेक्शन है वो कहता है द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ। तो पर्सन ऑफ एमिनेंस का मतलब ये होता है कि जो अपनी फील्ड में महारथी हैं। ठीक है, अगर
कॉमन भाषा में बात करें तो महारथी हैं, जो धुरंधर है अपने फील्ड के, जो एमिनेंट पर्सनैलिटी है, जो बहुत ही फेमस है अपने काम को लेकर। तो ऐसे जितने भी पर्सन हैं अपनी पब्लिक लाइफ में विद वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन, और उनको जो अपनी पब्लिक लाइफ है उसमें एक्सपीरियंस किसका होना चाहिए, लॉ का होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, या सोशल सर्विस का होना चाहिए, या मैनेजमेंट का होना चाहिए, जर्नलिज्म का होना चाहिए, या मास मीडिया का होना चाहिए, या एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस का होना चाहिए। तो इनमें से किसी भी फील्ड के जो पर्सनस हैं, एमिनेंट पर्सनस हैं, जो बहुत फेमस पर्सन हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, तो वो उनको जो है CIC और SIC जो है बनाया जा सकता है। अगर वो अप्लीकेशन देंगे वहाँ पे, फिर रिकमेंडिंग कमेटी जो होगी उसको रिकमेंड करती है अगर उनके एप्लीकेशंस को, उनके कैंडिडेचर को, तो तब उस केस के अंदर उनको नॉमिनेट करके या अपॉइंट करके बनाया जा सकता है। The Chief Information Commissioner and Central Information Commissioner shall not be member of Parliament, member of legislature, or of any state or union territory, or hold any office of profit connected with any political party, carrying on business or pursuing any profession। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है और या गवर्नमेंट कोई पब्लिक पोस्ट है, वो दो पोस्ट साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये इसी वजह से यहाँ पे बताया कि एक तो वो कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं होगा। पॉलिटिकल पर्सन में कौन कौन सा हो गया, MP ना हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं हो सकता, MLA भी नहीं हो सकता, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, चाहे वो स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो, MLA भी नहीं हो सकता किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में। ना ही कोई दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड कर सकता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब जहां से उसको पैसे मिल रहे, तनख्वाह मिल रही है। कनेक्टेड विद एनी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो कनेक्टेड भी नहीं हो सकता। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उन दोनों में से कोई भी इनमें से किसी भी तरह के कामों में जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व कनेक्टेड होना चाहिए, ना MP होना चाहिए, ना MLA होना चाहिए, ना कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, ना ही वो कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई प्रोफेशन दूसरा कर रहे हो। तो ये जो है कंडीशन है उनकी सर्विस की, कि तभी उनको जो है सेलेक्ट किया जा सकता है, ये तभी वो एप्लीकेशन अपना दे सकते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में रहेगा। और अगर जरूरत है तो एंड द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर CIC चाहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल लेकर, उनसे परमिशन लेकर जो है अपना इस्टेब्लिश कर सकता है ऑफिस किसी दूसरी जगह में भी इंडिया में। तो पहला तो ये चीज हो गई, यानी हेडक्वार्टर दिल्ली में रहेगा। लेकिन अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट लग रही है तो CIC विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ या प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वो अपना ऑफिस किसी दूसरी जगह भी इंडिया में जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं हेडक्वार्टर के अलावा। ठीक है, शॉर्ट में ये देख लेते हैं। शॉर्ट में मैं जनरली लिख देता हूँ। जैसे आपका ये शॉर्ट का ये क्या फ़ायदा है, ये शॉर्ट का फ़ायदा ये है कि जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, आपने एक बारी इस पूरे सेक्शन को समझ लिया, एग्ज़ाम के टाइम में लास्ट मोमेंट पे आपको रिवाइज करना है। तो रिवाइज करते समय क्या है, आपने ये सेक्शन वाइज देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं और आपका रिवीजन फटाफट हो जाएगा। तो इसलिए इन शॉर्ट का ये रिलेवेंस है, और इसलिए आपको लास्ट टाइम में, लास्ट मोमेंट पे ये बहुत हेल्प करेगा जब आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले इसको पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो पहले यानी जो आपका ये पहला सबसेक्शन था उसमें बताया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, CIC को बाय नोटिफिकेशन जो है बनाएगी, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को बाय नोटिफिकेशन बनाएगी। कंपोजिशन में बताएगी कंपोजिशन कैसे होगा। तो जो आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगा उसके अंदर एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो कि 10 तक हो सकते हैं, ये होगा। फिर बताया कि अपॉइंटमेंट कैसा होगा। तो अपॉइंटमेंट में क्या होगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर दोनों को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। जो कमेटी में क्या होंगे, PM होंगे मेंबर, और ये चेयरमैन भी होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, जिनको जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट करेंगे उस मीटिंग के लिए या उस कमेटी के लिए। फिर उसके बाद हमने बात की कि जनरल सुपरिटेंडेंस किसका होगा। तो जनरल सुपरिटेंडेंस जो पूरा CIC है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास रहेगा, और जनरली उनको कौन असिस्ट करेगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है असिस्ट करेंगे, और ये ऑटोनोमसली काम करेंगे विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर अथॉरिटी अंडर RTI। तो ये बात देख ली थी। उसके बाद एलिजिबिलिटी देखी थी हमने कि क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो एलिजिबिलिटी के लिए बताया कि भाई उनके पास वाइड नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फील्ड्स में, और एमिनेंट जो
पर्सन है वो एमिनेंस के होने चाहिए पब्लिक लाइफ में, यानी रेप्यूटेड एक्सपर्ट, ये वर्ड आप समझ सकते हो। उसके बाद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल नॉट बी, क्या क्या नहीं हो सकते, एमपी एमएलए, पॉलिटिकल पार्टी, कोई बिजनेस, कोई प्रोफेशन नहीं कर सकते, ये भी बता दिया। हेडक्वार्टर दिल्ली रहेगा, और अगर सीआईसी चाहता है तो प्रीवियस अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी दूसरी जगह पे भी अपना हेडक्वार्टर जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेक्शन 12। सेक्शन 13 पे आते हैं। सेक्शन 13 है टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। तो टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, यानी कितने टाइम तक के लिए उस ऑफिस में बने रहेंगे, चाहे वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है आपके या इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, दोनों में से जो भी हैं। एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, तो उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी, तो इसके बारे में यहाँ पे सेक्शन में बताया गया है। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड द ऑफिस फॉर सच टर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये क्या है, लेटेस्ट अभी इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया 2019 के अंदर, और इसके अंदर अब ये बताया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, जितना नोटिफिकेशन के द्वारा बताएगी कि इतने टाइम के लिए रखना है, वो उनका टर्म उतना रहेगा। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में अपना ये नोटिफिकेशन निकाला, ये नोटिफिकेशन 2019 का, और इसके द्वारा, इसके थ्रू उसने बताया कि क्या उसका टर्म होगा। तो इसके अंदर क्लियरली इस्टेब्लिश कर रखा है, या बता रखा है कि टर्म ऑफिस उनका 3 साल के लिए होगा। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एज द केस में बी शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो जिस दिन वो अपने ऑफिस में एंटर करेंगे, जिस दिन उन्होंने अपनी सीट संभाल ली, ज्वाइन कर लिया, उस दिन से उनकी 3 साल तक के लिए टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा। तो ये इसमें बताया गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लिखा होता है कि फॉर सच टर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन निकालेगा और बाय रूल या इस तरीके से बता देगा कि ये रहेगा। तो जहां पे भी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएटली किसी नोटिफिकेशन के द्वारा वो बता देगा कि इस तरीके से इनका टर्म होगा। कहीं पे रूल बनाना तो वहां पे रूल भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकली मतलब होता है वो नोडल डिपार्टमेंट या वो नोडल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन जिसको जो ये मैटर दिया गया है, आरटीआई का मैटर दिया गया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम सारा डीओपीटी करता है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके पास पावर है कि जो टर्म्स एंड और सर्विस कंडीशंस हैं उसके बारे में नोटिफिकेशन ला सके या रूल बना सके, तो वहां पे आप टिक करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, वहां पे डीओपीटी को टिक नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर जो है इसके का हिसाब से ही, एक्ट के हिसाब से ही लिखना होता है। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो क्या करेगा, उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी प्रिस्क्राइब करेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ है, 3 years प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसमें ये जरूर लिख सकते हैं कि 3 years है उनका प्रिस्क्राइब टाइम ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस, क्योंकि ये एक स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग है और रूल्स के अकॉर्डिंग है। और इनको क्या कहा गया है, देखिए इन रूल्स को कहा गया है, यहाँ पे नाम भी इसको डिफाइन किया होगा, ये रहा, दीज रूल्स में बी कॉल्ड राइट टू इंफॉर्मेशन, टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरीज, अलाउंस एंड अदर टर्म्स कंडीशंस of service of chief information commissioner in central information commission and state chief information commissioner and state information commissioner in state information commission। यानी दोनों के लिए ही ये जो नोटिफिकेशन है या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या जो भी रूल्स बनाए वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी जो सेंटर में एस्टैब्लिश्ड है उनके लिए भी, और जो स्टेट में एस्टैब्लिश है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, दोनों के लिए ही ये रूल्स एप्लीकेबल है जो 2019 का है। तो दोनों के लिए ही ये बताता है कि 3 साल का टर्म रहेगा उनका। प्रोवाइडेड दैट नो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस एज सच आफ्टर ही अटेंड 65 years, एज ऑफ 65 years। तो जो भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो उनका 3 साल का टर्म तो रहेगा, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि उनकी एज उस टर्म के दौरान 65 ईयर से नहीं ज़्यादा जा सकती, यानी 3 साल या 65 ईयर्स जो भी पहले हो जाए। तो अगर वो 3 साल पूरे होने से पहले 65 ईयर्स के हो जाते हैं तो उनका टेनर यानी वहीं तक रहेगा, या 3 साल होगा। तो ये भी चीज़ कंडीशन ध्यान रखनी है। तो जो 65 ईयर्स का एज क्राइटेरिया मैक्सिमम लिमिट है,
65 ईयर्स की ये जो लिमिट है ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऊपर भी लगी हुई है और ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऊपर भी लगी हुई है। तो दोनों ही, चाहे वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, दोनों ही अपने ऑफिस को 3 साल के लिए या 65 ईयर्स की एज तक के लिए होल्ड करते हैं, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए, एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज सच आईसी। और ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे या आईसी होंगे, ये इनकी रीअपॉइंटमेंट दोबारा नहीं हो सकती। लेकिन क्या हो सकता है, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने के लिए अपने एप्लीकेशन दे सकते हैं, और अपना जब वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर का सीट वैकेंट कर देंगे, यानी इंफॉर्मेशन कमिश्नर का अपना टेनर पूरा कर लेंगे 3 साल का, तो उसके बाद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने के लिए अगर उनके पास एज है तो वो एज वो अप्लाई कर सकते हैं और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर उनको बनाया जा सकता है। तो यही लिखा है, प्रोवाइडेड दैट एवरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल ऑन वैकेटिंग हिज ऑफिस। ऑन वैकेटिंग हिज ऑफिस का मतलब ये हुआ जब उन्होंने अपना पद छोड़ दिया इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, अंडर दिस सबसेक्शन बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जैसा कि ऊपर बताया कि एक कमेटी होगी, रिकमेंडेशन कमेटी होगी, वो रिकमेंड करेगी, तो वही सारा प्रोसीजर फॉलो करके उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अब इसका जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनका टर्म कितना है, 3 साल का है। जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनका भी टर्म कितना हो सकता है, 3 साल हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनना है तो पहली बात उसके पास, देखो एलिजिबल तो हो सकता है लेकिन उसके पास फिर एज होना चाहिए। तो टोटल यहाँ पे टाइम क्या लिखा है, दैट वेयर द इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हिज टर्म ऑफ ऑफिस शैल नॉट बी मोर देन 5 years इन एग्रीगेट एज आईसी एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो दोनों का टर्म मिला के जब वो 3 साल के लिए अगर वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहा और उसकी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनकी एज जो है वो मान लो अभी और बची हुई है और 2 साल के लिए वो मैक्सिमम कर पाएंगे, और किसी ने मान लो एज आईसी 2 साल के लिए काम किया और फिर अपना सीट वैकेंट करके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए एप्लीकेशन दिया और अपॉइंट हो जाते हैं, तो वो बाकी 3 साल फिर और कर पाएंगे। यानी टोटल मिला के एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर दोनों को मिला के पूरा टेन्योर क्या है, 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, ये बताया। और वो जो 65 ईयर्स का एज क्राइटेरिया है वो तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। The chief information commissioner or information commissioner shall before he enters upon his office, तो जब ये मान लो अगर इनको अपॉइंट कर दिया गया और जब उन्हें अपने ऑफिस को एज्यूम करना यानी अपने चार्ज को एज्यूम करना एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो वो पोस्ट को एज्यूम करने से पहले, उसमें एंटर करने से पहले उनका एक रोल है। उनका रोल क्या है कि उनको ओथ लेनी होती है, मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के सामने उनको ओथ लेनी होगी, और सम अदर पर्सन, अगर प्रेसिडेंट नहीं तो उनके बिहाफ पे, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे अगर जिनको भी बोला गया कि उनके सामने ओथ लेना है तो वो उनके सामने उन्हें ओथ लेना पड़ेगा, ओथ एंड अफर्मेशन। तो ये किसके हिसाब से होगा, ये फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से होगा। तो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है कि ओथ एंड अफर्मेशन किस तरीके का उन्हें लेना है जब अपने ऑफिस को ज्वाइन करेंगे। तो ऑफिस को ज्वाइन करने से पहले ये काम करना है। तो एक बार दिखा देता हूं मैं कि फर्स्ट शेड्यूल क्या है। तो ये फर्स्ट शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है, फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन टू बी मेड बाय चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। यानी ये जो फर्स्ट शेड्यूल है ये दोनों की ओथ के लिए एप्लीकेबल है, स्टेट के अंदर भी एप्लीकेबल है और जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ये दोनों ही इसकी ओथ लेंगे। और एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि हम अभी सीआईसी की बात कर रहे हैं, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बिल्कुल पैरेलल है। यहाँ पे प्रेसिडेंट के सामने लेना है, वहां पे गवर्नर के सामने होगा। तो थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस के अलावा बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो भी हम जो डिफरेंसेस है उसके बारे में भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो इसके अंदर ये बता रखा है कि अब ये ओथ किस तरह की, एक बार देख लेते हैं। ओथ में कह रहा है कि आई डैश जो भी नाम होगा, हैविंग बीन अपॉइंटेड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो इनमें से जो भी वो अपॉइंट होंगे वो बोलेंगे, swear in the name of the God that I will bear true faith and allegiance to the solemnly affirm Constitution of India as by established
by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully do my best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution of India। तो इस तरीके से ये जो यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ओथ है और अफर्मेशन है, ये इनको लेना होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। The Chief Information Commissioner or Information Commissioner may at any time by writing under his hand address to the President resign from his office। तो अगर किसी केस में, अनफॉर्चुनेट किसी केस में अगर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, दोनों में से किसी को रिजाइन करना है, तो रिजाइन करने का क्या प्रोसीजर होगा, ये आपके सब सेक्शन 4 के अंदर यहाँ पे 13 में बताया गया है। तो ये क्या कहते हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि वो बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड। राइटिंग अंडर हिज हैंड का मतलब है कि उनके सिग्नेचर से वो लिखकर अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है प्रेसिडेंट को एड्रेस करेंगे और प्रेसिडेंट के एड्रेस करने के बाद वो रिजाइन कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर बताया। प्रोवाइडेड दैट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर मे बी रिमूव्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 14। देखिए, ये अगर खुद रिजाइन करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये बताया, लेकिन अगर उनको रिमूव करना है तो अभी हम इसके बाद, ये सेक्शन 13 है आपका, इसके बाद सेक्शन 14 पढ़ेंगे। तो सेक्शन 14 में कंडीशंस बताई गई हैं, क्या क्या सिचुएशन है जिसके अंदर उनको रिमूव किया जा सकता है, और रिमूव करने का प्रोसीजर भी है। ठीक है, कि ये प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसको हम डिटेल में अभी 14 में देख लेंगे कि कैसे उसको रिमूव किया सकता है। तो ये यानी सब सेक्शन 4 ये कहता है कि एक तो चीज़ ये होगी कि वो खुद रिजाइन करना चाहते हैं। अगर वो रिजाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए सिर्फ ये बात है कि अपने हैंड से वो लिखकर दे देंगे प्रेसिडेंट को, और उसके अंदर उस केस में उनका रेजिग्नेशन जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है। दूसरा, अगर रिमूव करना है तो उसके लिए है इलेबोरेटली जो पूरा डिटेल के अंदर सेक्शन 14 के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से उनको रिमूव किया जा सकता है। तो वो हम अभी 14 में डिस्कस कर लेंगे। The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of the service of the Chief Information Commissioner or Information Commissioner shall be such as may be prescribed by the central government। तो prescribed by central government का क्या मतलब हुआ कि central government रूल बनाएगा। तो ये रूल कहाँ बना दिए, ये आपका जो 2019 का है, ये 2019 का जो ये आपका रूल है इसके अंदर बना दिए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तो पहले टर्म्स ऑफ ऑफिस बता दिया था, रिटायरमेंट फ्रॉम पेरेंट सर्विस ऑन अपॉइंटमेंट, तो किस तरीके से ये चीज़ क्या फॉलो करनी कि रिटायर होंगे तभी करना है, ये कैसे है, ये पे क्या होगी इसके बारे में बता दिया गया। डीएनएस अलाउंस कैसे मिलेगा, लीव कैसे मिलेगी, कैश पेमेंट इन ड्यू ऑफ यूटिलाइज, जो पहले से ईएल है जो अनयूटिलाइज्ड है उसके रिगार्डिंग कैश पेमेंट कौन करेगा। तो ये सारी बातें यानी डिटेल के अंदर, अकोमोडेशन कैसे मिलेगा, ये पूरा सीआईसी के लिए और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर दोनों के लिए ही इसके अंदर बता दिया गया है। तो ये प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए। तो सैलरीज अलाउंसेस कौन कर प्रिस्क्राइब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, और किसने, ये ऑलरेडी 2019 के रूल्स के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब कर दिया गया है। Provided that the salaries, allowances and other conditions of the service of Chief Information Commission and Information Commission shall not be varied to their disadvantage after their appointment। तो मान लिया कि उनका अपॉइंटमेंट हो गया है, अपॉइंटमेंट करने के बाद अगर उनकी पे और या अलाउंसेस वगैरह उसको कुछ वेरी कर रहे हैं या किसी ऑर्डर से दूसरा कोई फ्रेश ऑर्डर लाके कुछ उसके अंदर चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो चेंज जो भी होगा वो ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए जिससे उनकी सैलरी अलाउंसेस या दूसरी कंडीशंस में कोई लॉस हो रहा हो उनको या उनके डिसएडवांटेज के लिए हो। तो यही बोला गया कि ठीक है, एक बारी उनको जो पे दी जा रही है तो जब नेक्स्ट कोई रिवीजन होता है तो उनके डिसएडवांटेज में का नहीं होगा, वो उससे उनको बेनिफिट होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए कोई। तो यही बताया कि सैलरी अलाउंसेस और अदर कंडीशन में एक बारी अपॉइंटमेंट के बाद कोई डिसएडवांटेज के तौर पर नहीं वेरी हो सकता, ये सब चीजें चेंज नहीं हो सकती है। Provided further that Chief Information Commissioner and Information Commissioner appointed before the commencement of the Right to Information Amendment Act 2019। तो अगर 2019 के अंदर ये नोटिफिकेशन आया था, ये उसी टाइम की बात कर रहे हैं कि ये अमेंडमेंट एक्ट लाने से पहले जिसके अंदर ये रूल्स जो थे सर्विस के कंडीशंस के, उसके इस रूल अमेंडमेंट के तहत ही बनाए गए थे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले अगर किसी को अपॉइंट कर लिया गया है तो
तो यानी कहने का मतलब ये है कि पहले ये था कि प्रोविजन इनको जो सैलरी मिलेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के अकॉर्डिंग मिलेगी, तो वो सारी चीज़ें फिर चेंज करके ये बताएगा कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उसके अकॉर्डिंग बनेगी। तो यानी चेंजेस क्या है, पहले था कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के जो भी हेड है उनके अकॉर्डिंग उनको देने का था प्रोविजन, वहाँ पे शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अकॉर्डिंग था। तो अब ये क्योंकि चेंज किया गया तो हो सकता है किसी के डिसएडवांटेज में जाए ये चेंज, तो यही चीज़ बताया गया कि ऐसा होना नहीं देंगे। और उन्होंने क्या कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो आया था उससे पहले की अगर किसी की अपॉइंटमेंट है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं आपके राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 वो फोर्स में आया ही नहीं। यानी कहने का मतलब कि जो पुराने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो पुराने रूल से ही गवर्न रहेंगे, और ये नया जो अमेंडमेंट एक्ट 2019 का आया है इसका कोई इम्पैक्ट पुराने चीफ इंफॉर्मेशन के कमिश्नर के उनके जो भी कंडीशंस थे, सर्विस कंडीशंस थे, उन पे अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। द सेंट्रल government shall provide the chief information commissioner and information commissioner such other employees as may be necessary for efficient performance of their function। तो जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर जब ये जाएंगे तो वहाँ पे इनको पर्सन भी चाहिए होंगे काम करने के लिए, स्टाफ चाहिए होगा। तो बेसिकली उसी के बारे में बता रहे हैं कि जब ये अपना काम करेंगे तो इनको ये स्टाफ चाहिए होगा, और स्टाफ के लिए इनकी जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, स्टाफ की पूरा सिस्टम प्रोवाइड करना है, वो किसका काम रहेगा, वो काम रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरा स्टाफ प्रोवाइड करेगी उनके एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, और उनको सैलरीज अलाउंसेस जो देने स्टाफ को वो भी देने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। तो यही बताया इसके अंदर कि such officer and employees as may be necessary for efficient performance of their function and the salaries allowances payable to and the terms and conditions of the service of the officers or other employees appointed for the purpose shall be such as may be prescribed। as may be prescribed का मतलब वही होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई कि वो अपने रूल्स बना के कि CIC में जो भी ये काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ उनको कैसे सैलरी देनी है, उनका सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी, तो वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है देखने का। सिर्फ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे, रोल्स को परफॉर्म करेंगे, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, इन सब की चिंता उन्हें नहीं करनी है। तो ये था आपका सेक्शन 13। तो शॉर्ट में मैंने ये भी बता देते चल एक बारी। 13(1) ने बताया कि कोई अपॉइंटमेंट दोबारा से नहीं हो सकता चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, प्रिस्क्राइब कौन करेगा उनके कंडीशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, और अप टू 65 ऑफ एज, 65 ईयर्स ऑफ एज वो जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने रह सकते हैं। इसी तरह से जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे सेम वही कंडीशंस है। फिर उसके बाद हम देखा कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर दोनों को मिला के 5 साल से ज़्यादा टेन्योर नहीं हो सकता। उसके बाद ओथ एंड इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी जब भी अपने ऑफिस को एंटर करेंगे। उसके बाद अगर रेजिग्नेशन देनी है तो अपने हैंड से, बाय राइटिंग अंडर देयर हैंड, उन्हें जो है रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देना है। और रिमूव करने का प्रोसीजर हम 14 में डिस्कस करेंगे, ये भी बताया गया। सैलरीज और अलाउंसेस जो हैं वो कौन बताएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा, और ये 2019 के जो रूल्स हैं, ये नोटिफिकेशन है, उसके अंदर इसको ऑलरेडी जो है नोटिफाई कर दिया गया है। सपोर्ट स्टाफ का प्रोवाइड करने का काम जो है वो सपोर्ट स्टाफ भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, और उनकी सैलरीज अलाउंसेस जो भी चीज़ देनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगा। तो ये शॉर्ट में आपका 13 सेक्शन हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन 14 की, जिसके अंदर रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात बताई गई है, या इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रिमूवल की बात बताई गई है। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 14(3). 14(3) क्या है? 14(3) कहता है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। यानी कहने का मतलब कि इसके अंदर जो भी बातें बताई गई है इसके बावजूद ये काम तो हो ही सकता है। तो पहले इसको ही देख लेते हैं, क्योंकि ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सबसेक्शन है। स्ट्रॉन्ग का मतलब कि इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, नॉट स्टैंडिंग जहाँ पे वर्ड आ जाता है इसका मतलब ये है कि भाई पीछे जहाँ आपकी बात कर रहे हैं वहाँ पे कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रिवेल तो पहले ये करेगा और इसके बाद ये देखा जाएगा। तो इसीलिए हम, क्योंकि ये इसको नॉट स्टैंडिंग बोला गया तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम सबसेक्शन 1 पे आते हैं। तो इसमें कह रहे हैं द प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर रिमूव फ्रॉम ऑफिस
द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से किसी भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को या इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हैं अगर वो इनमें से किसी सिचुएशन में पाए जाते हैं। तो वो क्या है, एडजर्ड एंड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है कि वो दिवालिया घोषित हो गया। दिवाली का मतलब कि जब वो खुद डिक्लेयर कर दें कि भाई मेरे पास जो अपने लाइबिलिटीज हैं, लोन है या किसी और तरीके देनदारी है, उनको मैं पे करने में असक्षम हूँ, मैं मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो उस केस में अगर वो डिक्लेयर कर देते हैं तो वो इंसॉल्वेंट हो गए। तो इस केस में भी जो है रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के ऑर्डर द्वारा ही सिर्फ। हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट इन्वॉल्व्स मोरल टर्पिट्यूड, या तो वो उनको किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दिया गया। कन्विक्ट करने का मतलब सजा सुना दी गई। कन्विक्शन का मतलब कि यानी कोर्ट में मामला गया और उनको सजा सुना दी गई, और वो कन्विक्शन कैसे ऑफेंस में था या कैसे जुर्म के लिए था, वो ऐसा जुर्म था जिसके अंदर मोरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व है। अब मोरल टर्पिट्यूड का क्या मतलब होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन किया, और इन जनरल हम बात करें यानी एक साधारण भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है कि ऐसा ऑफेंस जिससे मानव का मोरालिटी जो है उसको आहत हो जाए। और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बताया है कि उसके बारे में भी मैं बता दूंगा, आपको चर्चा कर लेते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि ऐसा ऑफेंस हो जिससे जो है ह्यूमन कॉन्साइंस जो है, हमारा जो अंदर चेतना है उसको धक्का लगे, या जो सोसाइटी है एट लार्ज ये ऐसा लगता हो उनकी मोरालिटी को बहुत बड़ा धक्का लगे, तो उसको मोरल टर्पिट्यूड कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, एक केस था, ये 2009 का केस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस पी सुब्रमण्यन। तो ये जो पीएस हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं, कि इसमें केस ये हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इनको मिस्टर पीएस को नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से क्यों निकाल दिया, कि उनको उनके ऊपर चार्जेस लग गए कि उन्होंने किसी का मर्डर किया है। तो ये लिखा कि मैसेंजर थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, उनको सर्विस से निकाल दिया गया। रीजन क्या था कि जो स्टेट बैंक की पॉलिसी थी उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि किसी को भी सर्विस से निकाला जा सकता है अगर वो किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो गए जिसके अंदर मोरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व है। तो सिमिलर वही लाइंस है जो लाइन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कि अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस के लिए और वो मोरल टर्पिट्यूड में इन्वॉल्व है तो उस केस में निकाला जा सकता है। ऐसी ही कंडीशन उसके पास भी थी, उसके यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्विस गाइडलाइंस में भी थी। तो हुआ क्या, ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका पेज, अभी आ जाएगा, एक मिनट। ये पूरा यहाँ पे लॉ में किस तरह से मोरल टर्पिट्यूड को डिफाइन किया गया ये बताया गया। बैड फेथ हो, बैड रिप्यूट हो, करप्शन की बात हो, डिफिलमेंट हो, डेलिक्वेंसी हो, डिसऑनर, शेम, गिल्ट, ये सारी चीजें जो है मोरल टर्पिट्यूड को डिफाइन इन वर्ड्स में किया गया है। लेकिन कोर्ट ने मेन बात क्या कही है उसके बारे में बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि एक्ट विच डिस्क्लोज डिप्रेविटी विकेडनेस ऑफ कैरेक्टर, यानी जिससे चरित्रहीनता का पता चलता है, जिससे चरित्र खराब होने का पता चलता है, कैन बी कैटेगराइज एज ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड। ऐसे ऑफेंस को हम मोरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्विंग ऑफेंस कह सकते हैं। और क्राइटेरिया बताए कि कैसे हम पता लगाएंगे। वेदर एन ऑफेंस इन्वॉल्व्स मोरल टर्पिट्यूड और नॉट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अब ये एक जनरल कोई मतलब फैक्ट और सर्कमस्टांसेस क्या है, केस उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो फैक्ट और सर्कमस्टांस में ये भी बोला कि क्या उसकी नीयत थी वो काम करने की जिसके लिए उसको चार्ज किया गया, इंटेंशन थी क्या नहीं थी उसके अंदर, क्या गलती से हुआ, कोई एक्सीडेंट था। तो ये सारे मैटर और ये सब चीजें भी मैटर करेंगी, ये भी बताया गया है। तो ऑर्डिनली द टेस्ट कैन बी अप्लाइड फॉर जजिंग एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड आर। तो ये कुछ कंडीशन बताया कि कैसे पता चल सकता है कि मोरल टर्पिट्यूड किसी ऑफेंस के अंदर था या नहीं था। वेदर द एक्ट लीडिंग टू कन्विक्शन, वो एक्ट जिससे उसका जुर्म साबित हुआ या जिसके लिए उसको जुर्म की सजा सुनाई गई, was such as could shock the moral conscience और सोसाइटी इन जनरल, जिससे सोसाइटी को सुनकर उसके बारे में क्या है बहुत शॉक लगे। तो जैसे मान लो रेप चार्जेस हैं या रेप के अंदर किसी को मर्डर के चार्जेस हैं, तो ये जनरली जो है मोरल टर्पिट्यूड में आएगा ही आएगा। वेदर द मोटिव, अब दूसरी बात कि मोटिव उसका था कि नहीं था, जो जिसके लिए उसको कन्विक्शन हुआ है क्या उसका मोटिव था वो काम करने के लिए, तो ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखने के लिए होगा।
और वेदर ऑन अकाउंट ऑफ एक्ट हैविंग बीन कमिटेड बाय द प्रोप्राइटर कुड बी ऑफ डिप्रेव्ड करेक्टर। तो क्या वो जो डिप्रेव्ड की बात की कि ऐसा करेक्टर का था जो चरित्रहीन है, बैड है, विकेड है, तो ये सब चीज़ें जो है वो देखी जाएगी। तो ये मोटा मोटा आपको सिर्फ समझाने के लिए, बाकी इसको डिटेल में एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए। तो यानी पहला तो कंडीशन ये जहां पे रिमूव किया जा सकता है सीआईसी को या आईसी को, वो है एक तो इंसॉल्वेंसी। दूसरा कि अगर मोरल टर्पिट्यूट वाला किसी ऑफेंस के अंदर उन्हें कन्विक्ट कर दिया गया या सजा सुना दी गई। तीसरा, अगर किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में अपने ड्यूटीज के अलावा, अपने ऑफिस के अलावा वो अगर किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंगेज कर लेते हैं अपने आप को, तो उस केस में निकाला जा सकता है। या प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो अनफिट हो गए हैं। अब अनफिट कैसे हो सकते हैं? या तो माइंड से इन्फर्मिटी हो कोई, या बॉडी से इन्फर्मिटी हो, यानी माइंड की ऐसी कोई प्रॉब्लम हो या बॉडी की ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो अपने ऑफिस को प्रॉपरली जो है उसका यानी निर्वहन या अपने जो भी फंक्शंस हैं उनको पूरी तरह से प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में क्या है, भी निकाला जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। हैज एक्वायर्ड एनी financial or other interest and is likely to affect directly his function as चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उन्होंने ऐसा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट या कोई दूसरा इंटरेस्ट किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व कर लिया है जिससे उनका जो फंक्शन है वो हैम्पर हो सकता है। तो ये कैसे हो सकता है? मान लो वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उनके पास कोई पर्सन आता है और वो उनको कोई ऑफर देता है और उसके अंदर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उससे उनका फंक्शन जो है वो क्या है, हैम्पर होता है, तो इस केस में रिमूव किया जा सकता है। तो ये इस तरह का कोई भी केस हो सकता है, इन जनरल बात कर रहा हूं मैं तो। और लास्ट में एक जो कंडीशन बताई गई है, तो फोर्थ है कि अगर वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसके बेनिफिट के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इस केस में भी डीम्ड गिल्टी मान लिया जाएगा। ये आपका फर्स्ट में डिफाइंड है, ठीक है, मिसबिहेवियर का। तो पहले एक बार मिसबिहेवियर कैसे होता है इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14(3), तो 14(3) में देख लिया कि इन केस के अंदर तो वैसे ही रिमूव किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे रिमूव करने के लिए सेक्शन 14 के 1 में रिमूव करने के लिए क्या है, कुछ क्राइटेरिया बना रखा है, कुछ प्रोसीजर बना रखा है, वो प्रोसीजर यहाँ पे वो बता रहे हैं। तो सब्जेक्ट टू का मतलब ये था कि भाई इन केसेस को छोड़कर बाकी किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है वो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो कह रहे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही एक तो रिमूव किया जा सकता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। दूसरा, अगर उनका मिसबिहेवियर प्रूव कर दिया गया तभी हो सकता है, या इनकैपेसिटी यानी इनकैपेबल है, मान लो कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, नहीं वो कर पा रहे हैं, तो वो एक इनकैपेसिटी मानी जाएगी। मेंटली कुछ ऐसी इलनेस होगी जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी एक इनकैपेसिटी मानी जाएगी। और मिसबिहेवियर तो किसी भी तरीका भी मिसबिहेवियर हो सकता है जो प्रूव करना पड़ेगा, इसलिए प्रूव्ड मिसबिहेवियर लिखा हुआ है। प्रूव कैसे होगा? आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑन ए रेफरेंस मेड टू इट बाय प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट क्या करेंगे, पहले रेफरेंस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजेंगे, और रेफरेंस मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिपोर्ट देगा सीआईसी और आईसी के रिगार्डिंग, और रिपोर्ट में वो कंक्लूजन में लिखेंगे तभी होगा। रिपोर्ट में ऐसा नहीं कि वो कंक्लूजन लेस छोड़ दिया, बिना किसी रिजल्ट के छोड़ दिया, उन्होंने अपने ओपिनियन के छोड़ दिया। उसमें वो लिखेंगे कि ऑट टू हैव सच ग्राउंड बी रिमूव्ड, इन ग्राउंड्स के ऊपर जिसके रिगार्डिंग रेफर किया गया था मामला सुप्रीम कोर्ट को, उन ग्राउंड्स पे रिमूव कर देना चाहिए सीआईसी या आईसी को, तभी उनको रिमूव किया जा सकता है। तो यानी एक प्रोसीजर है, जैसे कि सीसीए रूल्स के अंदर आप देखते हैं कि जो आपका गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए कि एक प्रोसीजर बना हुआ है कि पहले उसको मौका दिया जाता है बताने का, और फिर वहाँ पे एक इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट आती है। तो उसी तरीके का यहाँ पे भी एक प्रोसीजर बनाया गया कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एक रेफरेंस भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट अपनी इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के अंदर ये कंक्लूड करना जरूरी है कि इन ग्राउंड्स पे जिनके रिगार्डिंग रेफरेंस मिला था उन ग्राउंड्स पे उनको रिमूव किया जाना चाहिए। तो उसके बाद ही प्रेसिडेंट के ऑर्डर से जो है उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अगर इस प्रोसीजर के अंदर कोई भी एक चीज वायलेट होती है तो उनका रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर जो है कंप्लीट करने के लिए सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
द प्रेसिडेंट में सस्पेंड फ्रॉम ऑफिस। तो जैसे कि हमने देखा कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई बात चल रही है, कोई जो है इस तरह से डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है, तो उनको कुछ टाइम के लिए सस्पेंडेड रखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी सीआईसी या आईसी को सस्पेंडेड रखा जा सकता है जिस पीरियड में इंक्वायरी हो रही है। तो वही पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, वही पैरेलल बात यहाँ पे बताई गई है। द प्रेसिडेंट में सस्पेंड फ्रॉम ऑफिस एंड इफ डीम नेसेसरी प्रोहिबिट आल्सो फ्रॉम अटेंडिंग द ऑफिस। तो या तो सस्पेंड किया जा सकता है, सस्पेंड का मतलब वो आके अटेंडेंस तो कोई मार्क करता है या आके अपना फिजिकली प्रेजेंस तो देता ही है, लेकिन अगर जरूरत पड़ रही है तो प्रोहिबिट भी कर सकते हैं उनको ऑफिस में आने से भी ड्यूरिंग इंक्वायरी, जब इंक्वायरी चल रही हो तो। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंस्पेक्टर ऑफ हुम रेफरेंस हैज बीन मेड टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर, जब तक कि जो सुप्रीम कोर्ट अपना इंक्वायरी ना कर ले और प्रेसिडेंट को क्या कर ले, अपना रिपोर्ट ना दे दें, अंटिल द प्रेसिडेंट हैज पास ऑर्डर ऑन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन सच रेफरेंस। यानी पूरा जो प्रोसीजर ऊपर बात की गई थी कि इंक्वायरी के लिए रेफरेंस चला गया, रेफरेंस के बाद इंक्वायरी हो गई, रिपोर्ट सबमिट हो गई, तो रिपोर्ट सबमिट होने के बाद प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको जो है या तो वापस अपने ऑफिस में बुलाएंगे उनके, या क्या करेंगे, उनको रिमूव कर सकते हैं। तो दोनों, जब तक ये पूरा प्रोसीजर खत्म नहीं हो जाता तब तक उनको सस्पेंड या प्रोहिबिट किया जा सकता है ऑफिस को अटेंड करने से। तो ये यानी ड्यूरिंग इंक्वायरी सस्पेंशन या प्रोहिबिशन उसकी बात करता है, ये आपका जो सबसेक्शन 2 है। थर्ड को हमने पढ़ी लिया। फोर्थ में अब ये जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर था, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल तो नहीं दिए गए, लेकिन एक यहाँ पे कुछ कंडीशंस बताए गए कहाँ पे इसको डीम मान लिया जाएगा कि ये गिल्टी है मिसबिहेवियर के। तो ये कहाँ पे बताएं कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रॉफिट के लिए, या वहां से कुछ बेनिफिट या कुछ पैसा ड्रॉ करते हैं, या किसी दूसरे तरीके का बेनिफिट वहां से ड्रॉ करते हैं, तो उस केस में मान लिया जाएगा कि वो ये मिसबिहेवियर के गिल्टी हैं। एक्सेप्ट अदरवाइज देन, किस केस में छोड़कर, उस केस में छोड़कर जहां पे वो किसी कंपनी के मेंबर हैं, और मतलब अकेले मेंबर नहीं है, इन कॉमन विद अदर मेंबर्स ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। तो कोई इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है, जो कंपनीज एक्ट है उसके तहत उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो कोई भी कंपनीज एक्ट के तहत जिस कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर कोई सीआईसी या आईसी जो है उस कंपनी के मेंबर है और दूसरे मेंबर्स के साथ में, तो उस कंडीशन को छोड़कर बाकी सारे कंडीशन के अंदर अगर वो कोई बेनिफिट या कोई एमोलमेंट या कोई प्रॉफिट या कोई किस तरह का इंटरेस्ट वो ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में उनको गिल्टी माना जा सकता है मिसबिहेवियर का। ये डीम्ड का मतलब ये होता है कि मान लिया जाएगा चाहे वो हो या ना हो। तो ये बात ध्यान में रखनी, डीम का मतलब ये होता है। तो ये यहाँ पे यानी कंडीशंस बताए गए किस किस कंडीशंस में उनको रिमूव किया जा सकता है और किन कंडीशन के अंदर आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन है इसके अंदर किसी प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए बात नहीं की गई है, इसीलिए बोला गया नॉट विद स्टैंडिंग कि ऊपर कोई प्रोसीजर बताएगा उससे भाई कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि भाई रिमूव किया जा सकता है अगर ये ऐसी इस तरह की बातें आ रही है तो, और अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर है या इनकैपेसिटी है तो उस केस में तो भाई ये प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिमूवल का प्रोसीजर था। तो शॉर्ट में मैं अभी नहीं बता रहा इसको, आप पढ़ लेंगे तो अपने आप समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ा यानी डिफिकल्टी नहीं होगी इसके अंदर। वही मैं छोटी सारी बातें जो छोटे छोटे फॉर्म में लिख दी है। देखिए अब ये तो ऊपर था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यहाँ पे स्टेट के अंदर जैसे मान लिया कि हरियाणा है तो हरियाणा इंफॉर्मेशन कमीशन भी होगा, वहाँ पे भी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, कमिश्नर होगा हरियाणा का, इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी होगा हरियाणा का, हरियाणा इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये पूरा सेटअप क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ वो चीज़ देख लेंगे कहाँ कहाँ पे डिफरेंस है। तो एवरी स्टेट गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन, वही तरीका है, स्टेट गवर्नमेंट होगा वो नोटिफिकेशन करेगा, किसी बॉडी को कंस्टिट्यूट करेगा जिसका नाम क्या होगा, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। स्टेट मतलब यहाँ पे नाम आ जाएगा स्टेट का, अगर झारखंड है तो झारखंड इंफॉर्मेशन कमीशन हो जाएगा, बिहार है तो बिहार इंफॉर्मेशन कमीशन हो जाएगा, गुजरात है तो गुजरात इंफॉर्मेशन कमीशन हो जाएगा। तो नाम इस तरीके से रखा जाएगा, ये बताया गया। टू एक्सरसाइज द पावर्स कन्फर्ड, और तो वही काम रहेगा कि जो पावर दी गई है, जो पावर्स दी गई हैं, जो फंक्शन बोला गया है वो सारा उनको करना है, ये बताया गया है। उसी तरह से एक स्टेट का भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, और 10 तक यानी 10 तक जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं उस स्टेट के अंदर, वही बताया गया। जो सिमिलर बिल्कुल देखेंगे तो बिल्कुल पैरेलल चल रहा है।
अब यहाँ पे कमेटी कौन रिकमेंड करेगी, तो कमेटी के अंदर पहली बात तो यहाँ पे अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट करेगा स्टेट के अंदर गवर्नर। सेंटर के अंदर कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं, और स्टेट के अंदर गवर्नर करेंगे। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। तो जो वहां पे कमेटी थी उसके अंदर पीएम थे, यहाँ पे कौन होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, तो यहाँ पे सीएम होगा जो चेयरपर्सन होगा कमेटी का। बाकी लीडर ऑफ अपोजिशन, जो वहां पे स्टेट असेंबली है उसका लीडर ऑफ अपोजिशन आएगा, और कैबिनेट का मेंबर होगा उस स्टेट के अंदर, जो को जिसको चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट कर लेंगे या नॉमिनेट कर लेंगे। तो ये सिर्फ वही स्लाइट डिफरेंस है, और बाकी सिमिलर सेम है सब कुछ। तो जो जो डिफरेंस है उसको मैंने हाईलाइट ऑलरेडी करके आपको बताता चल रहा हूं मैं। तो चीफ मिनिस्टर का डिफरेंस हो गया, वहां पे पीएम थे, यहाँ पे सीएम हो गए। और वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन जो था वो लोकसभा का था, यहाँ पे किसका है, वो जो स्टेट का असेंबली है उसका रहेगा। और जनरल सुपरिटेंडेंट किसके पास रहेगा, जो स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनके पास रहेगा, और उनको असिस्ट कौन करेगा, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे स्टेट के वही करेंगे। तो ये सारी बातें जो बिल्कुल सिमिलर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, हेडक्वार्टर उस स्टेट के अंदर होगा। हेडक्वार्टर्स ऑफ द स्टेट शैल बी एट सच प्लेसेस इन द स्टेट एज स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट स्पेसिफाई। तो वही होगा। और बाकी अगर किसी दूसरी जगह स्टेट के अलावा कहीं दूसरी जगह पे करना है स्टैब्लिश, तो उसके लिए जो उस स्टेट का गवर्नमेंट है उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट से वो स्टैब्लिश कर सकते हैं अपने स्टेट के अलावा किसी दूसरी जगह पे भी। टर्म एंड कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ध्यान रखना है, ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है इसके भी टर्म्स और कंडीशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर रहा है। ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर रहा है, ये चीज ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये जो रूल आया है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन, टर्म्स ऑफ ऑफिस, सर्विस अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर, और स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी है, और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स भी है, जो कि आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही दोनों के जो सर्विस कंडीशंस है, उनके टर्म है, उनका पे एंड अलाउंसेस है, उनके लीव कंडीशन है, उसके लिए रूल्स बनाया है, दोनों का सेम ही बनाया है। तो ये बस बात यहाँ पे ध्यान रखना, कहीं आप सोचो कि क्योंकि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है तो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी क्या रूल होंगे उसके, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी क्या रूल्स होंगे उनके सर्विस के। बाकी वही 65 ईयर्स, ये भी वहां पे भी 65 ईयर्स एज था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी, यहाँ स्टेट के अंदर भी जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो 65 ईयर्स एज तक ही रह सकते हैं। और दोनों को मिला के 5 साल, अगर कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर है स्टेट का, वो स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना तो टोटल 5 साल के लिए वो वहां पे काम कर सकता है। ओथ एंड अफर्मेशन लेनी होगी, वो सेम है दोनों के लिए। अगर किसी को रिजाइन करना है तो वो गवर्नर को अपने हैंड से राइट करके देंगे, राइटिंग अंडर द हैंड एड्रेस टू गवर्नर, रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। सैलरी अलाउंसेस जो है प्रिस्क्राइब कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही, सेंट्रल गवर्नमेंट ही, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही। और सैलरीज और अलाउंसेस अगर एक बार अपॉइंट हो गए तो उनके डिसएडवांटेज के लिए उसको क्या है, वेरी नहीं किया जा सकता, उसको नहीं चेंज किया जा सकता। और अगर किसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है स्टेट के, उनको इस अमेंडमेंट एक्ट जो आरटीआई एक्ट 2019 था उससे पहले लाया गया था, तो उसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं इस एक्ट का, यही बताएगा जो ऊपर भी पढ़ा था हमने। अगर जो स्टाफ है, स्टाफ और एम्प्लॉय, इसको कौन प्रोवाइड करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। स्टेट गवर्नमेंट का काम होगा जो स्टेट का इंफॉर्मेशन कमीशन है उसको एम्प्लॉयज प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने फंक्शंस को जो है कैरी आउट कर सके। तो यही बताया, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है, स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ही जो एडिशनल स्टाफ चाहिए, मेंबर्स चाहिए और काम करने के लिए लोग चाहिए, तो वो ऑफिशियल और मेंबर्स और उनकी सैलरी वैलरी सब जो है स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। रिमूवल की बात करें तो पहला वही है, प्रोसीजर पूरा बता रखा है कि रेफरेंस गवर्नर देंगे, और देना किसको है, सुप्रीम कोर्ट को देना है। ये ध्यान रखना है, कहीं आप सोचो कि स्टेट के केस में हाई कोर्ट को देना हो। ये रेफरेंस स्टैच्यूट ये डायरेक्शन देता है या ये प्रोविजन देता है कि स्टेट के केस में भी अगर स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या स्टेट का इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उसको रिमूव करने की बात चल रही है
मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी की ग्राउंड पे, तो उस केस में भी गवर्नर देंगे रेफरेंस किसको, सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट देगा कि भाई उनको इन ग्राउंड्स पे रिमूव कर देना चाहिए, तभी उनको गवर्नर के ऑर्डर से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास ही रेफरेंस जाएगा इंक्वायरी करने के लिए, यहाँ पे हाई कोर्ट के पास नहीं जाएगा, इसको नोट करके रख लेना। गवर्नर सस्पेंड भी कर सकते हैं उनको जब वो इंक्वायरी चल रही है, तो उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, ये सारी वही बात होगी, सस्पेंड किया जा सकता है या उनको प्रोहिबिट किया जा सकता है ऑफिस को अटेंड करने से पहले, करने जब तक उनके रिगार्डिंग जो इंक्वायरी वो पूरी नहीं हो जाती, वही बता रखा है। और गवर्नर चाहें तो स्टेट इंफॉर्मेशन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को या इंफॉर्मेशन कमिश्नर को इन ग्राउंड्स पे, वही सारे ग्राउंड्स हैं उन पे उनको रिमूव किया जा सकता है। तो और फोर्थ में कि अगर स्टेट का कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है, उसके अंदर किसी स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की या इंफॉर्मेशन कमिश्नर की कोई इंटरेस्ट आ जाता है उसके अंदर, या कोई अपना प्रॉफिट देखते हैं उसके अंदर, या कोई किसी तरह के एम्यूजमेंट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उस केस में उनको डीम्ड गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर माना जाएगा। तो ये क्या है, बिल्कुल देखा होगा आपने कि बिल्कुल पैरेलल था। तो दोनों का जो सेटअप है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, दोनों का पैरेलल है। और ये जो दोनों यहाँ पे आपके जो ये 15, 16, 17 है, बिल्कुल पैरेलल है। जैसे 12, 13, 14 था, वैसे ही 15, 16, 17 है। सिर्फ डिफरेंस वहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह पे यहाँ पे गवर्नर आ गया, और कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पे स्टेट गवर्नमेंट आ गया। बस इतना ही डिफरेंस है, जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके आपको समझा भी दिया। ठीक है, तो ये पूरा हमारा एक तरीके से सेटअप हो जाता है कि किस तरीके से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का काम होगा, उनकी सैलरी होगी, टर्म्स होंगे, किस तरह से रिमूव किया जा सकता है या किस तरह से वो रिजाइन कर सकते हैं। तो ये आज इस टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको कोशिश करेंगे कि पूरा खत्म कर दिया जाए, नहीं तो और ज़्यादा होगा तो 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाएगा बाकी जो रिमेनिंग है। तो थैंक यू वेरी मच। कई लोग पीडीएफ मांगते हैं, देखिए पीडीएफ शेयर करने का तरीका एक ही है कि आपको एक्टिव सब्सक्राइबर होना पड़ेगा। यानी आप अगर इस वीडियो पे कमेंट करते हैं, इसको लाइक करते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तभी आपको जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा पूरा, तब आपके साथ शेयर किया जा सकता है। तो और दूसरा तरीका ये भी है कि तरीका मतलब यानी इसको करने के लिए भी आपको ये जो SLP का ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन करेंगे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इस वीडियो के, वहाँ से ज्वाइन करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चीज़ें वहाँ पे भी शेयर की जाती हैं, PDF हो गया या कोई और जो नेसेसरी है, असेंशियल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है, वो भी शेयर की जाती है इस ग्रुप के अंदर। तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहीं पे मुझे इंटीमेट करें कि आप एक्टिव यूज़र हैं, और एक्टिव यूज़र अगर होंगे तो मैं आपको ये PDF जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, होपफुली 2 आगे और मैक्सिमम 2 वीडियोस में आएंगे, उसके अंदर ख़त्म हो जाएगा, तब आपके साथ इसको शेयर कर दिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए, ताकि और लोगों के साथ भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।